नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स जिन्हें फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है। आज कार्ल मार्क्स के पूरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कंप्लीट कार्ल मार्क्स को समझने के लिए 2-3 घंटे की वीडियो चाहिए, लेकिन आधे घंटे में इसको एक समराइज करने का प्रयास आज हम करेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। चलिए शुरू करते हैं कि कार्ल मार्क्स का मुख्य योगदान क्या था और आखिर कार्ल मार्क्स क्यों थे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में होता है और इनकी जो मृत्यु है वह लंदन में होती है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म होता है जर्मनी में और मृत्यु होती है यूके में। तो जर्मन दार्शनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्मनी में इनका जन्म होता है। इसके अलावा ये अर्थशास्त्री थे और क्रांतिकारी समाजवादी थे। क्रांतिकारी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यवस्थाओं को पूरी तरह से परिवर्तित करके नई व्यवस्था स्थापित करने के पक्षधर कार्ल मार्क्स दिखाई देते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को करने के अलावा शांतिपूर्ण चीजों को नहीं करते थे, यह क्रांति पर विश्वास करते थे। यह जब भी आप साम्यवाद का जब सिंबल देखोगे तो वह बिल्कुल लाल कलर से आसपास उस पर लाल कलर से बहुत ज्यादा बल दिया जाता है और यह लाल कलर प्रतीक है एग्रेसिव का, एग्रेसिवनेस का। इससे क्रांति का एक संदेश मिलता है। कार्ल मार्क्स का कहना है, देखिए, समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में ऐतिहासिक भौतिकवाद का बहुत बड़ा योगदान होता है और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को आगे वाली स्लाइड में हम समझेंगे। और उनका जो मुख्य योगदान है उनकी दो पुस्तकों में, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिखाई देता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने और भी बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन मुख्यतः जो दर्शन है वह दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिखाई दे जाता है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, शोषण और पूंजीवाद के पतन पर गहन विचार व्यक्त किए और वर्गहीन समाज की संकल्पना की, एक राज्य विहीन समाज की संकल्पना की। तो वर्गहीन समाज, राज्यहीन समाज, यह जो समाज है, यह साम्यवादी जो सिचुएशन आएगी, जो साम्यवादी कंडीशन आएगी, जिसको कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ने साध्य भी माना है, तो उस कंडीशन में एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज हमारे सामने आता है। वर्ग संघर्ष को समझेंगे, पूंजीवाद का पतन किस प्रकार से हुआ ये समझेंगे। तो यहाँ पर इस स्लाइड में कार्ल मार्क्स के सभी विचारों का एक छोटी सी समरी दी हुई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और देखते हैं कि कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है। तो प्रथम है, इसका मतलब कार्ल मार्क्स से पहले कोई भी वैज्ञानिक समाजवादी नहीं रहा। हालांकि समाजवादी रहे थे लेकिन वैज्ञानिक नहीं थे। और वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अपने जो विचार हैं उनको वास्तविकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद था वह बिल्कुल सटीक और एक प्रमाणिक दिशा में था और इसलिए उन्हें प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने आदर्शवाद और नैतिकता पर आधारित विचारधारा को नहीं अपनाया, एक वास्तविक विचारधारा को अपनाया, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित विचारधारा को अपनाया। कार्ल मार्क्स ने समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति का जो अध्ययन है वह वैज्ञानिक तरीके से किया। उनके विचार किसी भावुकता या आदर्शवाद पर आधारित नहीं थे। देखिए, आदर्शवाद जहां आ जाता है वहां पर चीजें कल्पना लोक में चली जाती हैं, वहां चीजें यूटोपियन में चली जाती हैं। जिस प्रकार से प्लेटो की बातें थी, प्लेटो को तो कहा भी गया है कि यह यूटोपियन आइडियाज देते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने इनसे थोड़ा सा बचने का प्रयास किया और ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जैसे सिद्धांत दिए, जिनके माध्यम से समाज और इतिहास को समझने का एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित की। इसलिए उन्हें प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है, इसके लिए वेपर ने कहा है कि कार्ल मार्क्स से पहले के जो समाजवादी थे उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। तो प्रथम जो कार्ल मार्क्स से पहले के जो समाजवादी थे वह ये सोचते तो थे कि एक सुंदर गुलाब होना चाहिए, लेकिन सुंदर गुलाब किस प्रकार से उत्पन्न होगा और किस प्रकार से बड़ा होगा,
इसकी इसके लिए कोई धरती तैयार नहीं की कि कौन सी धरती में इसको लगाया जाएगा, फिर कौन सी धरती से इसको उत्पन्न किया जाएगा, कैसे पेड़ बड़ा होगा और कैसे वो फूल बनेगा। सुंदर गुलाब, सिर्फ गुलाब के फूलों की कल्पना करना एक अलग बात है और उनके लिए वास्तविक जमीन तैयार करना वह अलग बात है। कार्ल मार्क्स ने वह जमीन तैयार करने की प्रयास किया जिस जमीन पर जो सर्वहारा वर्ग है वह एक अपनी वास्तविक पहचान को प्राप्त कर सके, अपनी शोषण की जो बेड़ियां हैं उनसे मुक्त हो सके और पूंजीवादी वर्ग और जो सर्वहारा वर्ग इन दोनों के बीच में जो एक खाई उत्पन्न हो गई है उस खाई को पाटने का जो वास्तविक कार्य है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को जानते हैं। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद अपनी पुस्तक द जर्मन आइडियोलॉजी में दिया। कार्ल मार्क्स और एंजल्स द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। एंजल्स कौन है? देखिए, एंजल्स कार्ल मार्क्स के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। इतने घनिष्ठ हैं कि कार्ल मार्क्स शायद एंजल्स की सहायता के बिना कभी भी इतना कुछ नहीं कर पाते जितना उन्होंने किया। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक क्राइसिस को बहुत ज्यादा झेला है और इस आर्थिक क्राइसिस से उभारने का कार्य जो किया है वह उनके फ्रेंड एंजल्स ने किया है। तो कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, देखिए ऐतिहासिक भौतिकवाद, सबसे पहले शब्द को लेते हैं। ये जो शब्द है ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसमें सबसे पहला शब्द आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल ऐसी चीजें होती हैं जो इतिहास में पहले घटित हो चुकी हैं। अब पहले जो घटित हो चुकी हैं उन घटनाओं को कैसे घटित हुई ये बताने का कार्ल मार्क्स प्रयास कर रहे हैं कि वह घटनाएं कैसे घटित होते हुए आज की कंडीशन तक पहुंची हैं। दूसरा शब्द आता है भौतिकवाद। भौतिकवाद मतलब ये कि मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म उस चीजों को कहते हैं जिन चीजों को आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जो मैटर आप अपने आंखों के सामने देखते हैं। अगर आप यह वीडियो मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल एक मैटर है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद कहने का मतलब ये है कि कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री को भौतिक पदार्थों पर आधारित दिखाया। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो इतिहास है वह भौतिक परिस्थितियों पर और उत्पादन के साधनों पर आधारित होता है। समाज का जो विकास आज तक हुआ है वह भौतिक परिस्थितियों पर और उत्पादन के साधनों पर आधारित है। कार्ल मार्क्स अपने गुरु हीगल से बिल्कुल ही विपरीत विचार रखते हैं और कार्ल मार्क्स ने यह कहा भी है कि हीगल का जो विचार थे वह शीर्षासन कर रहे थे, मैंने उन्हें सीधा कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अपने गुरु हीगल से बिल्कुल विपरीत विचार दिए हैं। कार्ल मार्क्स का जो दंतात्मक भौतिकवाद है, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, वह हीगल के विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। हीगल ने विचारधारा को, विचारों को बहुत ज्यादा महत्व दिया, कॉन्शियसनेस को बहुत ज्यादा महत्व दिया, लेकिन कार्ल मार्क्स महत्व देते हैं मैटर को। विचारों को हम देख नहीं सकते, विचार मस्तिष्क में आते हैं। एक सवाल जो यहाँ उठता है वह ये उठाते हैं कि विचार किसी मैटर को देखकर आते हैं या विचार आता है पहले फिर मैटर आता है, पहले मैटर आया या पहले विचार आया। तो ये एक द्वंद्व चलता है कि पहले विचार आया या मैटर आया या फिर पहले मैटर आया फिर विचार आया। वही इनकी भी कहानी है कार्ल मार्क्स और हीगल की। देखिए, मार्क्स के अनुसार जो आर्थिक संरचना होती है जैसे कि उत्पादन है, वितरण है, वह समाज के अन्य पहलुओं जैसे कि राजनीति, संस्कृति को प्रभावित करती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार मानव इतिहास का विकास एक वर्ग संघर्ष के माध्यम से होता है जो अंततः समाजवादी क्रांति की ओर ले जाता है। और ये समाजवादी जब क्रांति हो जाती है उसके बाद सर्वहारा का अधिनायकवाद आता है और उसके बाद साम्यवाद की कंडीशन आ जाती है। इसको समझेंगे आगे, सर्वहारा का अधिनायकवाद क्या है और साम्यवाद किस प्रकार से आता है। आपको यहाँ पर ऐतिहासिक भौतिकवाद को याद रखना है। भौतिक चीजें, भौतिक परिस्थितियां, उत्पादन के साधन, इन पर आधारित होता है समाज का विकास। और जर्मन आइडियोलॉजी में
कार्ल मार्क्स ने अपना ऐतिहासिक भौतिकवाद दिया है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को किस प्रकार से परिभाषित किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक संघर्ष है जो समाज में उत्पन्न असमानता और शोषण के कारण होता है। मुख्य रूप से जो यह संघर्ष है पूंजीपति वर्ग, इसे एक वर्ग पूंजीपति वर्ग जो उत्पादन के साधनों का स्वामी है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यह उत्पादन के साधन आखिर क्या है। देखिए उत्पादन के साधन जैसे कि हम जिस चीज से हम उत्पादन करते हैं, मशीनरी, मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है जो पूंजीपति की है। अब उस पूंजीपति की फैक्ट्री में जो मशीनें हैं वह किसकी है, जो मशीनें लगी हुई हैं जिस पे वर्कर्स वर्क करते हैं वह मशीनें किसके स्वामित्व में, ऑब्वियसली उस पूंजीपति के स्वामित्व में वह मशीनें हैं जिस पर वर्कर्स वर्क करते हैं और चीजों का उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन के जो साधन हैं उन साधनों का स्वामी कौन है, पूंजीपति वर्ग। और श्रमिक वर्ग दूसरा जो वर्ग है वह श्रमिक वर्ग। अब श्रमिक वर्ग के पास क्या है, श्रमिक वर्ग के पास कुछ नहीं है। वह श्रमिक वर्ग तो बेचारा अपनी श्रम की जो शक्ति है उसको पूंजीपति को बेचता है और पूंजीपति उस श्रम शक्ति के बदले में उस श्रम शक्ति की एवज में उसको क्या देता है, पैसा देता है। तो श्रमिक अपनी श्रम शक्ति किसको बेचता है, पूंजीपति को बेचता है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि वर्ग संघर्ष अंततः क्रांति का कारण बनेगा और एक वर्गहीन समाज की स्थापना करेगा। अब ये जो वर्ग संघर्ष होगा एक पूंजीपति वर्ग में और दूसरा सर्वहारा वर्ग में, सर्वहारा वर्ग को ही श्रमिक वर्ग कहा जाता है। तो सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग में जब यह संघर्ष होगा तो अंततः यह साम्यवाद की ओर ले जाएगा और साम्यवाद जो कंडीशन है वह वर्ग विहीन समाज की है, एक राज्य विहीन समाज की है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने अपने इन विचारों को दिया है, वर्ग संघर्ष के विचारों को दिया है। एक बहुत बड़ी बात इस मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स के द्वारा कही जाती है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। समझ गए। तो कार्ल मार्क्स एक तरह से मजदूरों को एकजुट करना चाहते हैं, पूरे संसार के जो मजदूर हैं जो बटे हुए हैं उनको एकजुट करना चाहते हैं। आगे हम बताएंगे कि क्यों इनको बांट के रखा जाता है। बांट के रखने का सबसे बड़ी जो एक कारण है वह यह है कि संगठन में शक्ति होती है और अगर यह सभी वर्ग जो श्रमिक वर्ग है संगठित होकर अपनी आवाज उठाने लगेगा तो पूंजीपति जो वर्ग है उसे कहीं ना कहीं झुकना होगा मजदूरों के सामने। तो चलिए और अब बात करते हैं कि धर्म को अफीम क्यों कहा है। अभी अभी मैंने कहा कि जो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ ऐसा जो आह्वान किया है कार्ल मार्क्स ने, आखिर मजदूर एक क्यों नहीं है, आखिर मजदूर एक क्यों नहीं है और क्यों शोषण को वह फेस कर रहे हैं, क्यों शोषण को आखिर वह झेल रहे हैं। देखिए शोषण को वह इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि उनको एक जो मानसिकता है उस पर कब्जा कर लिया गया है। उसको इस तरह से एक हिप्नोटाइज कर दिया गया है कि आप शोषण करवाने के लिए ही पैदा हुए हैं और आपका जो शोषण है वह आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से या फिर आपके जो कर्म हैं उनकी वजह से ही आपको यह सब भुगतना पड़ रहा है और आपकी जो किस्मत है वह यही है। अब यह जो इस तरह की चीजें की जाती हैं वह की जाती है धर्म की आड़ में। देखिए धर्म के नाम पर व्यक्ति को वास्तविक जो सामाजिक और आर्थिक उसकी कंडीशन है उस कंडीशन से भटकाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम से तुलना करता है। अफीम क्या करती है, अफीम हमें वास्तविक कंडीशन को देखने नहीं देती। अगर आप अफीम का सेवन करेंगे तो आपकी घर की कंडीशन भले ही कितनी भी दयनीय हो, आपकी घर की कंडीशन कितनी भी टेंशन वाली हो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आराम से सोएंगे क्योंकि वास्तविक जो कंडीशन आपकी घर की है
उस कंडीशन से अफीम ने आपको क्या कर दिया है, एक पर्दा लगा दिया है, उसके बीच में एक पर्दा लगा दिया है अफीम ने, और आप वास्तविक कंडीशन से दूर हो गए हैं और अपने मजे में सो रहे हैं, अपने मजे में हंस रहे हैं, अपने मजे में कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो मानसिक वो है, कॉन्शियसनेस है आपकी, उसको क्या कर दिया है, कैप्चर कर लिया है अफीम ने। इसी प्रकार से धर्म करता है। धर्म लोगों को समाज में एक सांत्वना का साधन बनता है और सांत्वना देता है कि आप शोषण करवाने के लिए ही पैदा हुए हैं। आपका जो शोषण हो रहा है, यह आपके कर्मों का फल है। तो व्यक्ति उसे अपनी किस्मत मानकर और संतोष कर कर बैठ जाता है और अपना शोषण लगातार करवाता रहता है। कार्ल मार्क्स ने क्रिटिक्स ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट में इस प्रकार के जो अपने विचार हैं वह रखे हैं। तो कार्ल मार्क्स के आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म को अफीम क्यों कहा है और किस प्रकार से लोगों को विद्रोह करने से ये धर्म रोकता है, अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानने से रोकता है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत दिया है और अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिया है। ये आपको पुस्तक दिखाई दे रही है। तो कार्ल मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत एक अर्थशास्त्री होने के नाते दिया है। स्टार्टिंग की जो स्लाइड थी उसमें हमने पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स एक अर्थशास्त्री भी थे। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका उत्पादन एक फैक्ट्री में हुआ है। अब उस जो वस्तु है उसका कितना होगा मूल्य, मूल्य कितना होगा उस वस्तु का। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं उस वस्तु का मूल्य टोटल उस वस्तु में कितना श्रम लगा है, एक श्रमिक का कितना श्रम उस वस्तु को बनाने में लगा है, प्लस उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको किस वैल्यू पर बेचा। ठीक है। तो एक श्रम उत्पाद की जो कीमत है वह डिसाइड होती है दो चीजों से। मार्क्स का मानना था कि श्रमिक वस्त्रों का वास्तविक निर्माता होता है। वस्त्र मतलब कि यहाँ सिर्फ वस्त्र ले लिया गया है, लेकिन जितने भी उत्पाद, लेकिन पूंजीपति वर्ग श्रमिकों को श्रम का शोषण कर उन्हें उनके मूल्य से कम मजदूरी देता है और अतिरिक्त मूल्य जिसको सरप्लस वैल्यू कहा जाता है उससे मुनाफा कमाता है। सरप्लस वैल्यू, देखिए सरप्लस वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू जो प्रोड्यूस की गई माइनस जो वेज पे किया गया वर्कर के लिए। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई उत्पाद है, उस उत्पाद को मार्केट में 500 रुपए में बेचा गया और जो मजदूर था जिसने उसको बनाया था उसको 100 रुपए पे किए गए, तो 400 रुपए की सरप्लस वैल्यू हो गई। ठीक है। अब 400 रुपए जो गए वह किसकी जेब में गए, वह पूंजीपति की जेब में गए। कार्ल मार्क्स का कहना यह है कि ये जो सरप्लस वैल्यू है, इस वैल्यू पर किसका हक है, वर्कर का हक है। कार्ल मार्क्स का कहना यह है कि ये सरप्लस वैल्यू है इस पर मजदूर का हक है, क्योंकि उसी ने उस उत्पाद को बनाया है, उसने अपनी श्रम शक्ति को उसमें क्या किया है, मिक्स किया है, तब जाकर वह उत्पाद बना है। इसलिए सरप्लस वैल्यू पर हक वर्कर का बताता है कार्ल मार्क्स। तो ये है कार्ल मार्क्स का मूल्य का श्रम सिद्धांत। आगे चलते हैं और कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के विचार क्या है इसको जानते हैं। पूरा जो आज की अब करंट कंडीशन में आप कुछ चीजें सुनते होंगे, तो वह सुनते हैं साम्यवादी देश, रसिया, चाइना। हालांकि कार्ल मार्क्स ने जिस साम्यवाद की कल्पना की थी उस प्रकार की कंट्रीज अब नहीं है, उस प्रकार के देश अब नहीं है। काफी कुछ परिवर्तित फॉर्म में अपनाया गया है साम्यवाद को। हालांकि उन जो लेनिन ने क्रांति की थी वह भी कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को पूर्णतः
फुलफिल नहीं कर पाती। कार्ल मार्क्स जिन सिद्धांतों को देते हैं उन सिद्धांतों से थोड़ा सा हटके चीजें की जाती हैं और उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि नव मार्क्सवाद भी आया था और उन्होंने भी कार्ल मार्क्स के जो मार्क्सवाद था उसमें काफी कुछ परिवर्तन किए। एक कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है उनको देखा गया कि व्यवहारिकता में इनको लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उनमें काफी कुछ चेंज किए गए। आज की जब आप चाइना को देखेंगे, आप रसिया को देखेंगे, तो बिल्कुल कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से, कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के सिद्धांत से मेल वह कंट्रीज नहीं खाएंगी। थोड़ी थोड़ी खा सकती है, बिल्कुल नहीं खाएंगी। देखिए कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया उसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स का कहना था कि यहाँ पर कुछ जो संस्थाएं हैं वह बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, जैसे कि राज्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जो वर्ग हैं वह भी बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। एक ही वर्ग बचेगा, साम्य वो सर्वहारा का वर्ग बचेगा, और जो पूंजीपति वर्ग है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। शोषण का अंत हो जाएगा और जितनी भी जो उत्पादन के साधन हैं उन पर किसका कब्जा हो जाएगा? सर्वहारा का कब्जा हो जाएगा। अभी तक पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसमें पूंजीपतियों का स्वामित्व था उत्पादन के साधनों पर, लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना है कि उत्पादन के जो साधन हैं उन पर किसका हक हो जाएगा साम्यवादी कंडीशन में? सर्वहारा वर्ग। और उत्पादन के जो साधन हैं उन पर ऐसा नहीं है कि किसी कुछ व्यक्तियों का ज्यादा हक होगा, कुछ का कम होगा, सबका समान अधिकार होगा। इसमें व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन हो जाएगा और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि समाज स्वयं आत्म प्रशासित होगा। राज्य का काम क्या होता है? राज्य का काम होता है प्रशासन को एक नियंत्रण में रखना, पूरे प्रशासन को किस प्रकार से वर्क्स का डिवाइडेड करना। तो इस तरह की चीजें साम्यवादी कंडीशन में नहीं होंगी, क्योंकि समाज स्वयं आत्म प्रशासित होगा, वह अपने आप ही प्रशासक होगा, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आप ही चलाएगा। व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन हो ही गया है, राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया है, वर्गों का अस्तित्व खत्म हो गया है और शोषण का अंत खत्म हो गया है। सारे इश्यू सॉल्व कर दिए हैं साम्यवाद के अंतर्गत। लेकिन देखा जाता है कि जब क्रांति होती है, जब यूएसएसआर बनता है और एक प्रथम साम्यवादी एक संगठन के रूप में एक यूएसएसआर का उदय होता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि दल होता एक दल होता है और वो दल सरकार चलाता है और चीजों को सेंट्रलाइज कर लेता है, केंद्रीकृत कर लेता है। तो क्या वह दल राज्य का कार्य नहीं कर रहा है? क्या वह दल जो कम्युनिस्ट जो सरकार ने बनाया वहां पर, जो लेनिन के नेतृत्व में बना और कुछ ही लोगों के हाथों में जो पूरी ताकत है वह आ गई, तो वहां पर क्या हुआ? इसके लिए जो बर्नहेम है उन्होंने कहा भी था ये मैनेजरियल रेवोल्यूशन है। मैनेजरियल रेवोल्यूशन में सिर्फ मैनेजर बदले हैं, इससे सिर्फ मैनेजर बदले हैं, पहले पूंजीपति थे, अब एक दल आ गया है। तो इस प्रकार की भी चीजें होती हैं और कार्ल मार्क्स के विचारों में काफी कुछ परिवर्तन के साथ इसको अपनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि सर्वहारा की तानाशाही का क्या अर्थ है। मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में कहा था कि ये जो वर्ग संघर्ष है इससे पूंजीवाद आता है, फिर सर्वहारा की तानाशाही आती है या सर्वहारा का अधिनायक तत्व भी बोल सकते हैं इसको, वो आता है और उसके बाद साम्यवादी कंडीशन आती है। तो पूंजीवाद, सर्वहारा का अधिनायकवाद और साम्यवाद, ये जो तीन कंडीशंस हैं यह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के तहत आती है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में जो हमने हीगल को पढ़ा तो हमने बताया एक होता है वाद, एक होता है प्रतिवाद और एक होता है संवाद। तो वाद जो है वह है पूंजीवाद और सर्वहारा का जो तानाशाही है वह पूंजीवाद की बिल्कुल एक विपरीत विचार है, एक विपरीत कंडीशन है। तो पूंजीवाद के बिल्कुल एक विपरीत कंडीशन आती है और वह होती है सर्वहारा की तानाशाही। सर्वहारा की तानाशाही की जो स्टेज आएगी
उस स्टेज में राज्य बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे राज्य समाप्त हो जाएगा, एकदम समाप्त नहीं होगा। जब क्रांति होगी तो क्रांति होते ही राज्य एकदम से समाप्त नहीं किया जाएगा, उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। अस्थायी रूप से राज्य बना रहेगा, लेकिन जो सत्ता है वह श्रमिक वर्ग के हाथों में ही रहेगी। और जो पूंजीपति वर्ग है वह भी धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा, एकदम से समाप्त नहीं किया जाएगा। हालांकि पूंजीपति वर्ग का जो प्रभाव है उसको एकदम समाप्त कर दिया जाएगा। अब पूंजीपति के वर्ग के हाथों में जो उत्पादन के साधन है उनका स्वामित्व नहीं रहेगा, लेकिन पूंजीपति वर्ग धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि सर्वहारा की क्रांति के बाद जो मजदूर वर्ग है वह एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की काबिलियत उनके अंदर नहीं आ जाएगी, क्योंकि वह तो श्रमिक हैं, वह मजदूर हैं, वह कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से बिल्कुल संभाल सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे वह इन चीजों को अपने अकॉर्डिंग चलाना सीख जाएंगे और धीरे धीरे यह चीजें होंगी। साम्यवाद की ओर बढ़ने का एक चरण आप सर्वहारा की तानाशाही को कह सकते हैं। यह एक प्री स्टेज है साम्यवाद की ओर बढ़ने। श्रमिक वर्ग अपने हितों को स्थापित करने के लिए राजसत्ता का उपयोग करेंगे, और मार्क्स का मानना था कि सर्वहारा की जो तानाशाही है उसके बाद एक कंडीशन आएगी जहां पर वर्ग नहीं होगा, राज्य नहीं होगा और साम्यवाद की कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर पूंजीवाद को आप वाद, सर्वहारा की तानाशाही को आप प्रतिवाद और साम्यवाद को संवाद का रूप दे सकते हैं। ये देखिए, ये वाद हो गया पूंजीवाद, ये सर्वहारा की तानाशाही प्रतिवाद, और साम्यवाद जो आएगा वह एक संवाद की कंडीशन आ जाएगी। तो आगे चलते हैं, और अब बात शेयर की और सब्सक्राइब। देखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कर, शेयर करें और अपने फ्रेंडों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें। ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यह यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको मेरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर चल रहे हैं उनके अब तक के जितने भी थिंकर हो चुके हैं सबकी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट के रूप में इसमें डाली हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब तक देखने के लिए। और अगर आपने इसको अंत तक देखा है तो डेफिनेटली आपको ये पसंद आई है तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, थैंक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।